गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू द पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने हमारे जीएस प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किया है, समझा है, उसी क्रम में आज हमारा नया एक प्रोग्राम सीटेट 2020 स्टार्ट किया जा रहा है हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा, जिसके माध्यम से आपको जो जुलाई 2020 में जो 5 जुलाई को जो पेपर है सीटेट का, यानी पेपर 1 और पेपर 2, उसी के बारे में तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। अब दोस्तों, बात आती है कि सीटेट के बारे में आप पहले से ही डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ रहे हो, बुक्स के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो आखिर नया क्या है यहाँ पे? नया दोस्तों कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने लगभग अपने पिछले जो अनुभवों के आधार पे, जिसके क्रम में हमने जो अपने 3 से 4 बार 5 बार लगातार जो अपने सीटेट के जो पेपर दिए, और उसमें हमने जो जो चीज़ें सीखी, उतार चढ़ाव सीखा, किस तरीके से पेपर को हल करना है, इन्हीं के बारे में हम इसको सीखेंगे अपने डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से। और प्रयास करूंगा कि आपके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ना हो, और हमारी टीम भी ये प्रयास करेगी कि लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा ना हो, जिसके माध्यम से आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को टैकल करें जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर पाएँ। अब बात आती है दोस्तों, थोड़ा सीटेट के बारे में समझ लेते हैं। सीटेट एक्चुअली में है क्या? तो दोस्तों, सीटेट के बारे में समझने के पहले आप समझिए कि सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब केंद्रीय जो है लेवल पे, यानी सेंट्रल लेवल पे जो केबीएस में, यानी जो है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, इन सभी स्कूलों में प्राथमिक लेवल पे और मिडिल लेवल पे शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है, तो उसके लिए एक अर्हताकारी एग्जामिनेशन कराई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी टीचरों के लिए क्या एक मानक निर्धारित करके जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे या कराए जाते रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या जो है कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें इस एग्ज़ाम के माध्यम से होती हैं। तो अब दोस्तों याद ये रखना है कि जो है ये जो पेपर पूरे 2 पार्ट्स में बटा है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। अभी हम इस सेशन को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट पेपर 1 के रूप में और दूसरा पार्ट पेपर 2 के रूप में। पेपर 1 और पेपर 2 में पहली चीज़ें कि पेपर 1 जो है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं के लिए होता है, जो उसके शिक्षक बनाए जाते हैं। और पेपर 2 जो होता है कक्षा 6 से लेकर के और 8वीं तक के जो शिक्षकों के लिए एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं उसके लिए होता है। तो इस क्रम में आप दोस्तों देखेंगे कि पेपर 1 में जो क्लास 1 to 5th के लिए है, उसके जो टेस्ट हैं वो लगभग 150 मार्क्स के टेस्ट होते हैं, यानी 150 अंकों के टेस्ट होते हैं। अब इन 150 अंकों के जो टेस्ट हैं, इसको 5 पार्टों में बांटा गया है। अब देखें वो कौन कौन से 5 पार्ट हैं। पहला है बाल विकास एवं अध्यापन कला, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बोला जाता है। ये लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे, जैसा कि उसका एक सब पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी आगे हम इसको बताएंगे। दूसरा पार्ट है इसमें भाषा 1 और भाषा 2। अब भाषा 1 और भाषा 2 का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको जो है लगभग 15 से 16 भाषाओं में सीटेट परीक्षाएँ कराती है। उस क्रम में आपको 2 भाषाओं को चुनना होता है। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं अपना जो ऑप्ट करता हूँ वह हिंदी होता है और इंग्लिश होता है। इसी तरीके से पूरे भारत के हम बात करें तो जो है आप उन 15 भाषाओं में कोई भी आप भाषा, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, आपका इंग्लिश है, ठीक है, फिर जो है तेलुगु है, कन्नड़ है, इन सभी भाषाओं में जितने रीजनल लैंग्वेज में और कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो एक रीजनल लैंग्वेज ले सकता है, दूसरा इंग्लिश ले सकता है, हिंदी ले सकता है। इस तरीके से 2 भाषाओं का चयन करके आपको पेपर देना होता है। तो इन पेपर के माध्यम से आपको देखना होगा भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 भी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, भाषा 2 भी 30 क्वेश्चंस के आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका चौथा जो सब पार्ट है वह गणित का। गणित मतलब 1 से 5वीं तक के जो गणित का जो सिलेबस जो एनसीईआरटीज़ में दी गई हैं, जो सिलेबस तैयार की गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो गणित के जो क्वेश्चंस और लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस में भी याद रखिएगा दोस्तों, इन 30 क्वेश्चंस में आधा क्वेश्चन जो आपके होंगे, यानी 15 क्वेश्चन वो सिंपल फार्मूलेस पे बेसिस पे होंगे, जैसे कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, और भी कई चीज़ें, आकृति बनाना, इन सब चीज़ों पे आप देखोगे। और बाकी 15 क्वेश्चन जो होंगे उसके पेडागॉजी यानी अध्यापन कला पे जो है क्वेश्चंस होते हैं। इसी क्रम में भाषा वाले सेक्शन में हमने बताना हम
मिस कर दिए थे, इसमें भी भाषा वाले पार्ट में भी आपके 2 पार्ट्स में बटे होंगे। पहला जो होगा पार्ट वो होगा कंप्रिहेंशन वाला पार्ट, मतलब जो है इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज एक पैसेज होगा एक पोइट्री दी जा सकती है और उस पर आधारित क्वेश्चन, जैसा कि आप प्रीवियसली कई एग्जामिनेशंस में करते आए हो, जैसे एसएससी की एग्जामिनेशंस में या सीसैट के एग्जामिनेशंस में उसी तरीके के पैसेजेस होती हैं। तो उस पर आधारित 15 क्वेश्चंस ये होती हैं और 15 क्वेश्चन में जो होता है वो पेडागोगी होता है, यानी अध्यापन कला, यानी एक टीचर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए वो सभी चीज़ें इसमें मौजूद है कि मतलब बच्चे की लर्निंग किस तरीके से हो रही है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, ठीक, और क्या क्या समावेशी कक्षाएं किस तरीके की होती हैं और क्या क्या मतलब टीएलएम की ज़रूरत है, टीचर लर्निंग मटेरियल की किस तरीके की ज़रूरत होती है, ये सभी चीज़ें मतलब बच्चे के अध्यापन कला में कौन कौन से विविध आयाम होने चाहिए, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। तो यानी आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन आपके जनरल वाले क्वेश्चन हो गए, यानी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट और पोइट्री का पार्ट होगा, और बाकी 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके किसके होंगे, ये होंगे टीचिंग पेडागोगी के, यानी अध्यापन कला के होंगे। इसी क्रम में भाषा 2 में भी ऐसे ही 15 क्वेश्चन भाषा 2 में भी होंगे भाषा, और 15 क्वेश्चन सिंपल टीचिंग पेडागोगी के होंगे, ठीक। तो ये पूरा आपने पार्ट्स देख लिया। बात आती है गणित की। गणित में 30 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन नॉर्मल जो हमने बताया बच्चों को जो प्राथमिक लेवल पे जोड़ घटाना गुणा भाग आकृति बनाना, ठीक है, ये सभी जो चीज़ें बताई जाती हैं उसके आधार पे क्वेश्चन होंगे, और बाकी उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी पे लेकर के यानी पेडागोगी पे लेकर के 15 क्वेश्चन इस पे होंगे। इसी क्रम में जो है प्राथमिक लेवल के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अध्ययन भी पढ़ाया जाता है, जिसमें 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या होंगे, उनके कंटेंट से रिलेटेड होंगे यानी विषय वस्तु से रिलेटेड होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे इनके पेडागोगी से होंगे। यानी दोस्तों इस क्रम में आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपके जो है ये तो पूरा पेडागोगी वाला पार्ट्स है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला यहाँ पे आप देखो पेडागोगी वाला पार्ट कितना अहम रोल अदा करता है, यानी अध्यापन कला। यहाँ का 15 क्वेश्चन, यहाँ का 15 क्वेश्चन, यहाँ का 15 क्वेश्चन और यहाँ का 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 60 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ठीक है। यानी इन 60 क्वेश्चंस को अगर आप सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से, जो लेक्चर्स के माध्यम से आप अपने नोट्स को अच्छे तरीके से समझ लें, कंठस्थ कर लें, तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों ये एग्ज़ाम अन्य टेट के एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि इसमें आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बिना कंसेप्ट की क्लियरिटी के पेपर हल नहीं होने वाला। ये उसी तरीके से है जैसे 1 से 5 तक के बच्चे, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के और 5वीं तक के बच्चे में किस तरीके का बच्चे का सोच होता है, बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या क्या उसकी मेथड्स होनी चाहिए पढ़ाने की, ठीक, ये सभी चीज़ें जो है इन पेडागोगीज या अध्यापन कला के माध्यम से सीखना होता है। तो ये आप देख सकते हो। तो पूरा पेपर को करने में याद रखिएगा दोस्तों, पेडागोगी वाला पार्ट्स को काफ़ी अगर आप इम्प्रूव करेंगे, मतलब अध्यापन कला वाले पार्ट को इम्प्रूव करेंगे, तो आप आसानी से पेपर को टैकल कर पाएंगे। और इसको याद रखिए कि आपको पेपर करते समय जो है अगर जो 1 से 5वीं तक का पेपर दे रहे हो तो उन बच्चों के हिसाब से सोचना होगा, यानी छोटे बच्चों के हिसाब से आपको सोचना होगा कि छोटे बच्चे किस किस तरीके से अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आती हैं, किन किन चीज़ों को उनको कराया जाना चाहिए, उनका पर्यावरण से किस तरीके से लिंकअप किया जाना चाहिए, गणित में किस तरीके से उनको बुनियादी लेवल पे चीज़ों को सिखानी जानी चाहिए, ठीक। तो 1 से 5वीं लेवल पे होगा। 6 से 8वीं लेवल पे यही चीज़ें बदल जाएंगी, उसका सिलेबस भी बदल जाएगा और उनके अध्यापन कला का जो प्रोसेस होगा वो भी बदल जाएगा। तो उसको हम अगले लेक्चर में उसको हम बताएंगे आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 पार्ट में जो बांट दिया। पहला बाल विकास एवं अध्यापन कला, भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, यानी टोटल 150 नंबर के पेपर हो जाएंगे। अब याद रखिएगा इसमें जो 150 नंबर का पेपर है इसमें 90 नंबर पासिंग मार्क रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए भी प्रावधान है कि उनको 5% अंकों में छूट दी गई है, जिसको आप भली भांति अच्छे से समझते होगे। बस जो है थोड़ा सा हमने इसको बता दिया कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि किस तरीके से इस मार्क्स को यानी 90 नंबर आपको लाने के लिए अगर आपने 60 क्वेश्चंस आप अपने पेडागोगी वाले पार्ट के अध्यापन कला वाले पार्ट को बहुत अच्छे से किया है तो आपके लिए ये लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। यानी बहुत आसानी से आप जो इस पेपर में 110 से लेकर के 120 नंबर जो है कम मेहनत में पा सकते हो, और अधिक मेहनत करोगे तो और अच्छे मार्क्स अर्जित करोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में हम अपना दूसरे पार्ट्स पे आएंगे, पाठ्यक्रम वाले पार्ट पे आएंगे। पाठ्यक्रम क्या है 1 से 5वीं तक के
जो है विद्यार्थियों के लिए को पढ़ाने के लिए क्या पाठ्यक्रम है। तो उस क्रम में आप देखेंगे तो पहला पार्ट जो हमने लिखा है यहाँ पे बाल विकास एवं अध्यापन कला, उसी को हम लेकर के चलते हैं। तो उसको भी हम पहले एक सब पार्ट में बांटें, यानी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ये टोटल 30 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इस क्रम में पहला पार्ट जो है बाल विकास एवं अध्यापन कला का, वो है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। प्राथमिक विद्यालय का बालक का मतलब कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, यानी क्लास 1 से लेकर के, या कई जगहों पर आपने देखा होगा कि नर्सरी वाले भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो नर्सरी और प्री नर्सरी जो है उसको जो है कई जगहों पे पढ़ाया जाता है, कई जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है। हम इसको क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक ही मानेंगे। तो अब इस क्रम में आप देखो एक एक जो सिलेबस को समझाते हैं। अब दोस्तों अब बात आती है कि सिलेबस को आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, हम केवल बस टॉपिक सेलेक्ट कर करके पढ़ लेंगे? नहीं दोस्तों, सिलेबस के बारे में अगर जानकारी आपको अच्छी नहीं रहेगी तब तक ये पेपर टैकल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आधा आपका पेपर मतलब 60 to 70% आपकी इंटेलिजेंस से ही सॉल्व होगा ये पेपर। यानी यहाँ पे नियम जो हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो अपने नियम दिए हैं, ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने जो अपनी नियमावली बनाई है, उसके आधार पर सिर्फ आपको समझना होगा और समझ करके उसको अच्छे जगह पे अप्लाई करना होगा। यानी वो अप्लाई किस तरीके से, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग नियम होंगे, 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग नियम होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को भली भांति समझें। सिलेबस को जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि सिलेबस से जो है आपके काफ़ी क्वेश्चंस हल होंगे, यानी 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने इसको समझ लिया तो यहीं से आपके हल हो जाएंगे। तो पहला आप देखिए, पहला इसका सिलेबस का जो पार्ट है जो पेडागोगी वाला यानी अध्यापन कला वाला, वो है बाल विकास एवं अध्यापन कला। उसमें है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। उसमें पहला जो है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। अब पहला बात करते हैं यहाँ पे विकास। विकास का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक, तो 2 चीज़ आप पढ़ोगे, वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। और दूसरा है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक, यानी विकास की अवधारणा, बच्चा जो होता है वो किस किस तरीके से, यानी एक बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में देखें तो बच्चा क्या होता है, सबसे पहले माता पिता के जो एक तरीके से कहें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जो है युग्मक का निर्माण करते हैं। उसके बाद से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के बाद से एक बेबी में कन्वर्ट होता है और उसी बेबी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यानी उसको आप बेसिक लेवल पे कह सकते हो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो ये सभी प्रोसेस होती हैं। तो इस प्रोसेस में उसका विकास की जो है लेवल क्या है, किस किस तरीके से उसका विकास हुआ है, किस किस तरीके से उसका ग्रोथ हुआ है, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक, और बच्चा अगर जो एक तरीके से शैशवा अवस्था में है तो वहाँ से लेकर के और जब तक स्कूल जाता है उस अवस्था तक वो किस किस लेवल पे लर्निंग करता है, सीखता है। यानी बच्चा जब छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, 1 से 2 महीने का, तो क्या होता है, रोता है बच्चा, तो उसकी उसी की भाषा होती है, उसी भाषा में समझना होगा कि उसकी नीड्स क्या हैं। तो ये उसकी लर्निंग है, मतलब उसके बेसिस पे वो किस और ऐसे ऐसे कई क्रियाएं करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझना होगा। इन दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में आपको समझना होगा। तो इस पार्ट्स को आप समझेंगे। अगला पार्ट जो है बालकों के विकास का सिद्धांत, यानी बालक जो है 1 से 5वीं तक के जो क्लास के लिए जिनको आपको पढ़ाना है, यानी बालकों का विकास का सिद्धांत को अलग अलग जो है थिंकर्स ने क्या क्या इस पे अपने थ्योरीज दी, क्या क्या अपने सिद्धांत दिए, वही है। जैसे पियाजे के क्रम में कुछ और है, बंडूरा के क्रम में कुछ और है, ठीक है, स्टैनले हॉल ने कुछ और दिया है। ठीक, तो सभी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने, अपने चिंतकों ने कुछ न कुछ अपने नियम दिए हैं। तो उन्हीं के क्रम में कुछ ने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, किसी ने नैतिक व्यवस्था के सिद्धांत दिए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा, यानी बालकों के विकास के सिद्धांत के संबंध में। तीसरी चीज़ क्या है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुवांशिकता का मतलब ये है कि माता पिता के वे लक्षण जो उसके अगली जनरेशन में, यानी उसके बच्चों में जो है क्या हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी गुण कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बच्चों में आप देखते होंगे कोई घर में छोटा बच्चा अगर जो जन्म लेता है तो हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके जो कैरेक्टर्स किसके किसके जैसे हो सकता है दादाजी से उसके मिल रहा हो सकता है कि उसके परदादा से मिल रहा हो। तो ये सभी क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको कहते हैं ट्रेट्स। ठीक,
तो अनुवांशिकता और उसी अनुवांशिकता के लेवल पे जो है हम उसके अध्ययन और अध्यापन का निर्धारण करते हैं। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव किस तरीके से, यानी याद रखिए दोस्तों कि अगर जो अच्छे अनुवांशिकी गुण हैं तो बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। और साथ में उसका पर्यावरण का मतलब क्या है कि जिस माहौल में वो बच्चा रह रहा है, जैसे अगर बच्चा एक बहुत ही जो है हार्ड सिचुएशन में रहता है, यानी एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में रहता है, हर जगह वो लड़ाई देखता है, झगड़ा देखता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक विकास जो होगा किस तरीके का होगा, उसी तरीके का डेवलप होगा। अगर वो बच्चा प्रोग्रेसिव फैमिली में है, मतलब हर तरफ उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसका समय समय पर निदान किया जाता है, ठीक है, और अगर जो कोई गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, तो उसका विकास एक अलग तरीके से होगा। यानी पर्यावरण भी और अनुवांशिकता दोनों मिल करके एक बच्चे के विकास में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तीसरी हम बात करें समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि बच्चा है तो अब बच्चा जो है अपने शैशवावस्था से जब अपने पीयर ग्रुप में जब जाएगा, अपने सहयोगी ग्रुप में जाएगा, तो वहाँ पे किस किस तरीके से सीखेगा, यानी उसके अंदर कौन कौन सी सामाजिक गुण जो है डेवलप होंगे, तो ये सभी चीज़ें उसके समाजीकरण के लिए आवश्यक होंगी। जैसे वो खेलेगा, ठीक है, कूदेगा, अलग अलग चीज़ें सीखेगा, बात करना सीखेगा, ठीक है, रोना सीखेगा, जो भी चीज़ आप कह सकते हो कि उसमें बच्चे के एक छोटे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक जो जो चीज़ें हैं, मतलब जो अपने समाज में दिखेगा वो सीखेगा, वही उसकी समाजीकरण की प्रक्रियाएं होंगी। तो इस क्रम में आप देखोगे कि सामाजिक विश्व एवं बालक, ठीक है, कि मतलब वो अपने सराउंडिंग से क्या सीखता है, अपने आसपास से क्या सीखता है, दूसरे जगह जाता तो क्या सीखता है। तो इन सब चीज़ों में 3 लोग बहुत अहम रोल अदा करेंगे। वो होंगे पहला शिक्षक, अभिभावक एवं मित्रगण। शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण का मतलब क्या है, बच्चा जब स्कूल में प्रवेश लेगा, क्लास 1 में जाएगा, ठीक है, या कई जगहों पर आपने देखा होगा नर्सरी और प्री नर्सरी का कंसेप्ट है, तो वहाँ पे जाएगा तो बच्चे का पहले बैठना सिखाया जाएगा, किस तरीके से बच्चा वहाँ सीखता है, समझता है, अपने दोस्तों से मिलता है, ठीक, और उनके अंदर किस तरीके की आदतें विकसित होती हैं। तो ये सभी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी होंगी, शिक्षक के माध्यम से। अभिभावक भी क्या होता है, उसको सिखाएगा, क्योंकि माना जाता है कि जो है पेरेंट्स जो होते हैं पहले शिक्षक होते हैं बच्चे के, यानी वही उसके अंदर आदतों का निर्माण करते हैं, डू एंड डोंट्स बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें बताते हैं, बड़ों का आदर करना बताते हैं, और तमाम चीज़ें उसको बताते हैं, जिसके माध्यम से उसका सही तरीके से समाजीकरण होता है। इसके बाद से क्या आप बात करोगे कि मित्रगण, यानी वो मित्रों से भी क्या होता है कि कुछ सीखता है। यानी मित्र का मतलब क्या, उस बच्चे के भी अपने कुछ छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उसके मित्र होंगे, तो उनके किए गए कार्यों, उनके अनुभूतियों से कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा और उसको अपने में लाने का प्रयास करेगा। यानी एक बच्चा अगर गेंद खेल रहा है तो दूसरा बच्चा भी उस चीज़ को खेलना चाहेगा। एक बच्चा अगर कुछ जो है ड्राइंग कर रहा है तो दूसरा बच्चा उस चीज़ को करना चाहेगा। यानी अपने सहयोगियों से भी सीखता है और इस लेवल पे उसका समाजीकरण होता है, उसका विकास होता है। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में आप देखोगे कि ये जो है अगला पार्ट जो है, जो हमने पहला बाल विकास एवं अध्यापन कला के बारे में बताया था, उसमें नेक्स्ट पार्ट जो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, निर्माण एवं विवेचित संदर्भ। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे लगभग सीटेट में हर साल 3 से 4 सवाल होते हैं, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। याद रखिएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो ये पेडागॉजी वाला पार्ट है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, ठीक, यानी पहला पार्ट आप कह सकते हो कि जो 30 नंबर का है वो दोनों में सेम है। कुछ बस 1-2 पॉइंट जो हैं जो मिस हैं, जो थोड़ा अलग हैं, मतलब पेपर फर्स्ट से और पेपर सेकंड से, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इसको पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इसको क्लास 1 to 5 के भी हिसाब से पढ़ना है और क्लास 6 to 8 के हिसाब से भी पढ़ना है। यानी दोनों में डिफ्रेंसिएशन करके पढ़ना है कि किस तरीके से, मतलब 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब इन जो है थिंकर्स के द्वारा जो दिए गए कथन जो है, और क्लास 6 to 8 के लिए क्या सही है। तो इन सब चीज़ों में बहुत अंतर करके आपको पढ़ना होगा। और ये सब अंतर जब मैं एक बार आपके पूरे ये जो है टॉपिक्स को एक एक लेक्चर्स में समझा दूंगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ टेस्ट पेपर के माध्यम से करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने पेपर को और आसानी से कर सकते हैं। तो आप पहले इसको समझे। पियाजे, पियाजे मतलब कौन है, जीन पियाजे एक जो है थिंकर थे,
कोहलबर्ग ने क्या था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि बालक के विकास के लिए किस किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके ज्ञान के लेवल पे, तो वो जो चीज़ें जो दी गई थी वो पियाजे द्वारा दी गई थी। कोहलबर्ग ने क्या बताया था, उसमें नैतिकता का निर्माण किस तरीके से होगा, ठीक, तो ये सब चीज़ें कोहलबर्ग ने दिया था। वाइगॉट्स्की ने क्या दिया था, सोशल लर्निंग के बारे में दिया था, मतलब सामाजिक संबंधों के बारे में, किस किस तरीके से बच्चे का मतलब छोटे अवस्था से लेकर के स्कूल जाने की अवस्था तक या स्कूल में किस किस तरीके से वो मिलेगा पीयर ग्रुप से, तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो वाइगॉट्स्की ने उसके संबंध में एक जो है कुछ अपने कंक्लूजन्स दिए थे, कुछ अपने नियमावली दी थी, जिसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें इसी क्रम में बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर, और प्रगामी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड सेंटर। अब याद रखिए दोस्तों कि शिक्षण करते समय कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो कि छात्रों के हित में हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो, ना कि टीचर के हित में हो, मतलब बच्चे के सोच के हिसाब से। यानी एक क्लास में अगर हम देखें तो लगभग कई प्रकार के विविध प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम क्वालिटी के होते हैं, कुछ बच्चे जो है उनका मानसिक डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो पाता है कि क्लास के और बच्चों के साथ वो चल पाएँ। तो यानी एक विविध प्रकार के बच्चों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें आपको ये शिक्षा देनी है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो शिक्षा ऐसा हो कि बाल केंद्रित हो, यानी मतलब बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके अनुसार होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रगामी शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब कि एक ऐसा कि बच्चे का किस लेवल पे विकास हो रहा है, हर बच्चे की अपनी एक नीड्स होती है, वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इसको आप आगे पढ़ोगे। अगला क्या, बौद्धिकता निर्माण एवं विवेचित संदर्भ। बौद्धिकता का मतलब इंटेलिजेंस लेवल के निर्माण, यानी बीने और टर्मन, जो दो तीन ऐसे गार्डनर की आप बात करोगे, ठीक, ऐसे कई ऐसे जो आपको थिंकर्स मिलेंगे जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था कि किस तरीके से बुद्धि के सिद्धांत हैं, यानी एक बच्चे का आईक्यू किस लेवल का हो सकता है, उसके मतलब आईक्यू के लिए क्या क्या आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, यानी उसे बुद्धिलब्धता के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो उन सभी को समझने के लिए बौद्धिकता का निर्माण यानी इंटेलेक्चुअल लेवल का किस तरीके से निर्माण हो रहा है, और उसके विवेचित संदर्भ को पढ़ना है। इसके बाद से बहुआयामी बौद्धिकता यानी मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे। तो इसके भी कई अपने नियम दिए गए, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पियर्समैन की थ्योरी, ये सभी चीज़ दी गई जो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद से क्या है, भाषा और चिंतन की बात करें कि भाषा और चिंतन कि बच्चे का जो अगर जो शिक्षण किया जा रहा है, जो उसको मतलब एक बच्चे को शिक्षित की जा रही है, उसको किस भाषा में दी जा रही है। पहले तो जितने भी त्रिभाषा सूत्र आपने अपने बीएड प्रोग्राम में पढ़ा होगा, या और कई तरीके की जो थ्योरीज पढ़ी होंगी, उस सब में ये बोला जाता है कि बच्चे को प्राथमिक लेवल पे उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा का मतलब क्या है कि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं तो उनको हिंदी में जो है शिक्षित करो। अगर जो आपके जो है सदर्न इंडिया के जो बच्चे हैं, जैसे बात करें कि हम जैसे आप गुजरात से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक आप जाओ, तो वहाँ पे अलग अलग उनका वहाँ के लोगों का अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएँ हैं। तो बच्चे को और उस भाषा में अगर कुछ समझाया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक। तो ये चीज़ें मतलब ध्यान रखनी होती, उसकी लोकल भाषा हो उसी में दी जाए, उसको कुछ अन्य भाषाएं भी जैसे इंग्लिश के माध्यम से या और भी जो है माध्यम भाषाएं जो दी जाए, ताकि उसका एक सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का। उसके बाद से हम बात करें भाषा और चिंतन के भी कुछ अलग अलग मतलब जो थ्योरीज दी गई हैं कि किस किस तरीके के लेवल के चिंतन होनी चाहिए, वो भी बताई गई हैं। अगला क्या है, समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। याद रखिएगा, समाज निर्माण में लिंग भूमिकाएं याद रखिएगा। जैसा कि जो है अक्सर बच्चों के शिक्षा देते समय देखा जाता है कि जो है जो गर्ल चाइल्ड है, यानी जो है आप ग्रामीण लेवल पे देखते होगे, शहरी में तो आप ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ग्रामीण लेवल पे आप देखते हो कि बच्चों में भी जो
छोटे बच्चे जो होते हैं उनको प्रोत्साहन काफ़ी दिया जाता है, यानी मेल बॉय को ज़्यादा मेल जो है लड़के को मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। फीमेल्स को पढ़ना हो, ठीक, उनको उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि समाज निर्माण में लिंग भूमिकाएँ यानी मेल और फीमेल, या सिंपली कह सकें बच्चा और बच्ची, दोनों की शिक्षा का उतना ही महत्व है एक अच्छे समाज के निर्माण में। क्यों? क्योंकि दोनों ही, एक कहा जाता है ना कि एक गाड़ी के दो पहिए जिसे बोलते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा कि जो है समाज निर्माण में दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, यानी बच्चा हो या बच्ची, उसको समान अवसर मिलने चाहिए पढ़ने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि बच्ची है तो उसको आप जो है शिक्षित नहीं कर रहे हो, बच्चा है तो उसको शिक्षित कर रहे हो, तो इस तरीके से समाज का विकास रुक जाता और रुद्ध हो जाता है। और उस क्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब लिंग के आधार पर ही पहले ही मान लिया जाता है कि जो है ये इसके लिए बच्चे के लिए सही होगा, ये बच्ची के लिए सही होगा। तो इसके आधार पर डिस्टिंक्शन न किया जाए शिक्षा देते समय, क्योंकि सब में अपनी एक अलग इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, एक आंतरिक उनके गुण होते हैं जिनको निखरने का सही मौका दिया जाए, ताकि इसके माध्यम से समाज और देश का हित होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शैक्षणिक व्यवहार, शैक्षणिक व्यवहार में भी क्या है कि इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बाद से क्या है, अगला पार्ट जो आप देखोगे वो है इसी क्रम में शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद का मतलब क्या है कि उनके बीच में, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत तेज़ होते हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी डल होते हैं, जो है वो अपने लर्निंग के लेवल पे, ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब और किसी लेवल पे। तो याद रखिएगा, तो उनके मध्य विभेद, उनमें भाषाओं के लेवल पे भी विभेद हो सकता है, लिंग के लेवल पे हो सकता है, जाति के लेवल पे आपने देखा होगा कई बार कि जो है जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। स्कूलों में आपने महसूस किया होगा कि कुछ उच्च वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं और निम्न वर्ग वाले बच्चों से काफ़ी डिस्टिंक्शन बना के रखते हैं, काफ़ी उनके बीच में क्लासेस होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, ठीक। यानी ये सभी चीज़ों के आधार पे क्या कर सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब एक शिक्षक होने के नाते आपका इन सभी चीज़ों में, मतलब एक बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इन तथ्यों के आधार पे भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, यानी उस सबको एक समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके बाद से बात करेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों इवैल्यूएशन, ठीक। यानी लर्निंग के लिए इवैल्यूएशन, मतलब बच्चा जो सीख रहा है उसका समय समय पे इवैल्यूएशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या उसने जो सीख लिया है उसका इवैल्यूएशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सभी चीज़ें उसके बीच में किस किस तरीके के अंतर है वो समझना होगा, वो आपको आगे बताए जाएंगे। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, मतलब कुछ मूल्यांकन ऐसे हैं कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है कि मतलब वो बच्चे ने कितना सीखा, कितना और सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें उसमें समझनी होंगी। अगला जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब उसका एक ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सिर्फ अंकों के लिए पढ़ाई जा रही हैं, वो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका रियल लाइफ कनेक्टिविटी है कि नहीं है, जो है उसका जो ज्ञान जो है वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखना होगा। तो ये सभी चीज़ें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आएंगी। उसके बाद से क्या है, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए जो है कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना है। यानी शिक्षार्थियों के तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, मतलब अलग अलग लेवल के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। उन पाठ्यक्रम में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जो है उनका किस किस स्तर से कनेक्टिविटी है, बाहरी दुनिया से क्या क्या उसका जुड़ाव हो सकता है और उनमें कोई विभेद ना हो। इन सभी मुद्दों पे तैयार करके उनके लिए क्वेश्चनेयर तैयार किया जाए, विद्यार्थियों के लिए प्रश्न तैयार किया जाए और उनका मूल्यांकन, उनकी उपलब्धि, कितना उन्होंने सीखा, उनकी उपलब्धि क्या है, इन सब पे तैयार करने के लिए जो है एक व्यापक लेवल का मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये सभी पार्ट आप इसमें पढ़ोगे। तो अब तक आपने देखा कि जो पार्ट ए था इसको मैंने बताया, तो ये लगभग 15 मार्क के क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें से एक एक नंबर के। यानी इन पूरे पार्ट्स को पढ़ लेते हो तो आपके 15 क्वेश्चंस कहीं जाएंगे नहीं, आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक। अब इसके साथ हम इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे। हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखोगे कि
इसमें जो है इसका ख पार्ट यानी पार्ट बी जो है आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वाले में देखोगे कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सभी को समान तरीके की शिक्षा दी जाए, उनमें कोई भी भेद ना किए जाए, ठीक है। यानी मतलब उनकी डिसएबिलिटी के बेसिस पे कोई बच्चा डिसेबल है तो उसके बेसिस पे ऐसा नहीं हो कि उसके लिए अलग तरीके की जो है कक्षाओं का व्यवस्था की जाए, मतलब सबको समान रूप से एक ही क्लास में पढ़ने का अवसर दिए जाए और जो है उनको, ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो उसी क्रम में आप देखोगे ये लगभग 5 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनेंगे और लगभग इन 3 पैरामीटर से हर साल क्वेश्चन आपके 3-4 बनते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। पहला क्या है? गैर लाभप्रद और अवसर वंचित विद्यार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। यानी गैर लाभप्रद, ठीक, यानी कुछ समाज में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो बहुत वंचित ग्रुप से आते हैं, मतलब या तो शैक्षणिक रूप से वंचित हों, ठीक, या तो वो जो है आर्थिक रूप से वंचित हों, ठीक, या जो है जातीय रूप से भी आप कह सकते हो वंचित हों। तो इन ग्रुप्स के बच्चों के लिए समान तरीके की व्यवस्था, यानी ऐसा ना हो कि स्कूल में डिस्टिंक्शन ना हो कि अगर जो वंचित ग्रुप से आया हो तो उसके लिए अलग तरीके की शिक्षा, अगर जो वो बिना वंचित ग्रुप से आया तो उसके लिए अलग तरीके की शिक्षा, यानी इस तरीके का अंतर ना देखने को मिले। तो इस तरीके के आप उसमें देख सकते हो कि जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, मतलब उनकी एक एक बच्चे की जो है लर्निंग नीड्स को समझना, यानी वो बच्चा कितने लेवल तक समझ पा रहा है। यानी ऐसा नहीं कि आप सिलेबस ख़त्म करने के दौरान जो है तेज़ी से आगे पढ़ाते जाओ और बच्चा समझ ही नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो है इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तीसरी चीज़ क्या है? अधिगम संबंधी समस्याएँ, मतलब लर्निंग संबंधित, मतलब इस पर क्वेश्चन आपके 3-4 बनते हैं। मतलब किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है या किसी को लिखने में दिक्कत होती है, किसी को सुनने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए क्रमशः आपने कई तरीके के विकार जो है सुने होंगे, जैसे डिस्ग्राफिया की बात करें, जो डिसलेक्सिया की बात करें, डिसकैलकुलिया की बात करें, ये सभी चीज़ें जो है विगत वर्षों में पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आपको क्रम से समझना होगा। इसके बाद से क्या? कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, यानी जिन बच्चों को समझने में, सही से लिखने में, ठीक है, सही सुनने में, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझना और उसका प्रॉपर निदान करना, ये भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। तीसरी चीज़ क्या है? मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काफ़ी मेधावी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, तो उनको क्या होता है कि अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ को देना, मतलब कि वो ग्रुप में वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उनको इस तरीके के जो है पीयर ग्रुप में समझाने का प्रयास करना, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी दे देना जिससे उनके अंदर सामाजिकता का विकास हो सके। तो इन सब चीज़ों को दे करके उनके ज्ञान के लेवल को और उन्नयन किया जा सकता है, या ज्ञान के लेवल को और बढ़ाया जा सकता है, ठीक। और ऐसा नहीं कि उसको अब जो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको आप जो है बहुत ज़्यादा क्या है कि आप उसको एक तरीके से ऐसे व्यवहार आप ना करें कि नहीं जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत तेज़ हो, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर एक अलग तरीके की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, मतलब ईगो वाली। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसकी आवश्यकताओं को समझना और उसमें रचनात्मक कार्यों का विकास करना, ये जो है शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। इसी क्रम में आप देखोगे इन 3 पार्ट्स को अगर जो आप अच्छे से कर लेते हो तो 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद से अगला जो है इसमें पार्ट है अधिगम और अध्यापन, मतलब लर्निंग और टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों अगर इन 5 पैरामीटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैरामीटर्स को और आपने अच्छे से किया है तो इसके भी क्वेश्चंस कहीं फंसते नहीं हैं। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। बालक किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, यानी बालक किस तरीके से सोचता और सीखता है। तो इस चीज़ों पर भी प्रॉपर ध्यान देना होगा कि मतलब उसकी लर्निंग किस लेवल से हो रही है, कैसा वो सोच रहा है, क्या वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक। उसके पूरा करने के लिए क्या क्या और आवश्यक तत्व होने चाहिए, ठीक। इन सब चीज़ों को ध्यान देना किसका जिम्मेदारी है? शिक्षक की। और विद्यालय प्रदर्शन में यानी अपना वो ऐसा तो नहीं है केवल शैक्षणिक कार्यों में ही वो जो है अपना योगदान दे पा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यानी जैसे कि स्पोर्ट्स में या और भी तमाम तरीके की जो
एक्टिविटी होती हैं स्कूल में जिससे उसके अंदर सामाजिकता का विकास हो, इन सब चीज़ों में उसका प्रदर्शन किस तरीके का है, ये सभी चीज़ें भी ध्यान देने का जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षक की है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, मतलब जो है जो लर्निंग और टीचिंग, इनमें जो है जो प्रोसेस हैं यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सही तरीके से उसके अनुसार दी जा रही हैं कि नहीं जा रहे हैं, आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो समय समय के अनुसार पद्धतियों में परिवर्तन होना जरूरी है, जिसके माध्यम से बच्चे और आसानी से सीख सकें तथा अपने ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ सकें और उसका जीवन में कुछ जो है उपयोगी सिद्ध हो सके। तो इस पे भी काम करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और सामाजिक, यानी जो बच्चा सीख रहा है उसका सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में किस तरीके से उसके लर्निंग जो हेल्प कर रही है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत किसको होती है, शिक्षक को। इसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको अपने चैप्टर्स में मिलेंगी जो आगे पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद से है कि तीसरा पैरामीटर्स इसका याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा है सीटेट ने, जो है आपके प्राइमरी लेवल पे भी और जूनियर लेवल पे भी, कि एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में जो है बालक आ पा रहा है कि नहीं, यानी उसको कुछ बचपन से हम प्रोजेक्ट दे देते हैं तो वो क्या होता है अपने छोटे छोटे क्लास में जो प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से क्या होता है को बनाता है और सीखता है। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिकता का भाव डेवलप होता है और उसके अंदर और सृजनशीलता आती है, क्रिएटिविटी आती है, जिसके माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो एक तरीके से समझ सकते हो समस्या को समाधान कर पाता है कि नहीं। टीचर कई तरीके की समस्याओं के, मैथ से रिलेटेड समस्या हो सकती है, साइंस से रिलेटेड समस्या हो सकती है, उसके अपने आर्ट से, उसके मैथ से, या और भी जो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है उससे रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जिसको वो प्रॉपर सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसके अंदर वैज्ञानिक अन्वेषक के जो गुण हैं वो डेवलप हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत किसकी है, टीचर की है। उसके बाद से बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, मतलब लर्निंग की वैकल्पिक संकल्पना, मतलब कि किस तरीके से और मेथड्स जिसके माध्यम से बच्चा सीख सके, ये सभी चीज़ें भी जो है ज़रूरी होती हैं ये टीचर्स के माध्यम से। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना दोस्तों। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है लिखावट में गड़बड़ी करता है, कई बार पढ़ने में गड़बड़ी करता है, ठीक है, कई बार प्रेजेंटेशन करने में गड़बड़ी करता है, ठीक, और जो है और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके अंदर एक बड़ों के प्रति आदर देने का जो प्रोसेस है, तो वो सभी चीज़ें जो होंगी एक किस में आएंगी, उसकी त्रुटियों को समझना और उसका समय समय पर निराकरण करना, ये टीचर के जो है ये भी एक कार्य है, एक जिम्मेदारी है, आप कह सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि बोध और संवेदनाएं। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और संवेदनाएं का मतलब होता है इमोशंस, ठीक, यानी प्रॉपर जो है बच्चे के अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, उस चीज़ को समझाने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद से संवेदनाएं यानी प्रॉपर इमोशंस है कि जो है बच्चे को उसके भाव को समझते हुए कि बच्चा कितना समझा है, कितना उसको और ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। मतलब उसको कब पनिशमेंट देना है, कब उसको जो है पुरस्कार देना है, ये सभी चीज़ें जो है इसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूडेड हैं, यानी शिक्षक को ये करना होगा। उसके बाद से प्रेरणा और अधिगम यानी मोटिवेशन और अधिगम, यानी समय समय पर उसको प्रेरणा भी मिलना चाहिए, मतलब अच्छे काम के लिए उसको पुरस्कार और बुरे काम के लिए उसको दंड भी मिलना चाहिए जो है, लेकिन वो ऐसा मतलब निगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, और उसकी लर्निंग किस तरीके से हो रही है। उसके बाद से अधिगम में योगदान देने वाले कारक, एकदम अधिगम में यानी लर्निंग में कौन कौन से कारक हो सकते हैं, वो निजी भी हो सकते हैं और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। मतलब नेचर के हिसाब से, यानी कहीं बच्चे को आप फील्ड ट्रिप पे ले गए तो वहाँ से वो कितना सीख सकता है, ठीक है, या अपने लोकल लेवल पे कितना सीख सकता है। तो इस तरीके से अगर जो हम पूरे पार्ट ए को, पार्ट बी को, पार्ट सी को यानी क ख ग को जोड़ेंगे तो एक पूरा टीचिंग पेडागोगी का सेक्शन तैयार होता है। तो दोस्तों अभी मैं सिर्फ इसी वाले पार्ट को, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है या हो जाएगा, तो इस संबंध में पहले इस पार्ट्स को पढ़ाएंगे। भाषा वाले पार्ट में भाषा का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद उसके आगे की चीज़ें, गणित वाले में गणित का सिलेबस और फिर उसके आगे के पार्ट्स जो हैं, और पर्यावरण वाले पार्ट्स में पहले उसका सिलेबस और उसके आगे वाले जो कंटेंट्स जो होंगी बताई जाएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इसके माध्यम से आपको
काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और याद रखिएगा जितनी बातें हमने बताई हैं, अगर इसको आप ध्यान में रखते हो इस सिलेबस के माध्यम से, तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहीं पे फिक्स हो चुके होंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आंसर्स को देख सकते हो। अपने आप इसको पेपर जो पिछले आए हुए हैं उसमें भी आप इसको देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, और अपने दिमाग को लगाते हुए उस क्वेश्चन को करिए। आधा क्वेश्चन आपको समझिए आपके अंडरस्टैंडिंग पे हो जाएगा। तो देर ना करते हुए इस पार्ट्स को आप और अच्छे से करिए। इसमें पहला जो टॉपिक होगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में, वो वृद्धि एवं विकास होगा, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।